बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जीपी फ़ंड के बारे में डिटेल्ड बात करनी है। ए टू ज़ी इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस तरह से आप इसको निकलवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसको निकलवाने के लिए चाहिए और इसका निकलवाने का प्रोसीजर क्या है। अगर आप वापस जमा करवाना चाह रहे हैं तो उसको किस तरह से आपने जमा करवाना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जीपी फ़ंड के हवाले से आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। पहली बात है कि जीपी फ़ंड एक मंथली कंपल्सरी सब्सक्रिप्शन है जो स्केल वाइज हर परमानेंट एम्प्लॉई की सैलरी में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट की जाती है। अब ये दो तरह की हो सकती है, या तो इस पर इंटरेस्ट अप्लाइड हो या अप्लाइड ना हो। अब ये चॉइस है हर एम्प्लॉई की कि वो अप्लाइड करवाना चाह रहा है कि नहीं करवाना चाह रहा। फिर उसके बाद कौन बंदा जीपी फ़ंड अपना ले सकता है, वो शख्स जिसकी कम से कम सर्विस 3 साल परमानेंट हो चुकी हो, वो शख्स इसके लिए एलिजिबल है। अगर कोई शख्स जीपी फ़ंड ले लेता है और रिफ़ंडेबल लेता है तो कितनी किस्तों में उसने अपना जीपी फ़ंड वापस करना है, तो वो मैक्सिमम 36 एक साथ हो सकती हैं। ठीक है जी। जीपी फ़ंड या तो रिफ़ंडेबल आपको मिल सकता है या नॉन रिफ़ंडेबल मिलता है। अगर आपने रिफ़ंडेबल लेना है तो वो आपके बैलेंस का 80% आपको मिल सकता है। हाँ, नॉन रिफ़ंडेबल कब मिल सकता है, जब किसी सरकारी मुलाजिम की एज 45 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है, तब उसको नॉन रिफ़ंडेबल मिल सकता है। अब अगर कोई शख्स रिफ़ंडेबल जीपी फ़ंड ले रहा है और वो 36 साल से पहले उसको जमा करवाना चाह रहा है, वो कह रहा है कि मैं यकमुश्त लमसम सारे के सारे मैं वापस कर दूं, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि वो 32A के चलान पर उसको G06103 इसमें जाके वो नेशनल बैंक में सिर्फ जमा करवाए, या जो कोई भी नेशनल बैंक के बिहाफ पे कोई बैंक या स्टेट बैंक के बिहाफ पे कोई बैंक काम कर रहा है तो वहाँ पर ये जमा हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है जहाँ से आप इसको ख़त्म करवा सकते हैं। मसलन अगर कोई शख्स कहे जी सारे के सारे पैसे एक ही किस्त में मेरी तनख्वाह में से काट लें, ये नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स कहे जी मैं किसी प्राइवेट बैंक में चलान जमा करवा दूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। वो चलान मैं आपको अभी उसकी एक यहाँ से तस्वीर दिखाता हूँ जिस चलान के ज़रिए आपने पेमेंट करनी है। ये देखें, ये 32A चलान है। गवर्नमेंट की कोई भी पेमेंट करनी हो, किसी शख्स ने गवर्नमेंट के ख़जाने में डिपॉज़िट करवाना हो तो वो इसको इस्तेमाल करता है। इसमें पहले आपके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, दूसरा आपके रीज़न आ जाएगी, ठीक है, उसमें कुछ डिटेल्ड पर्टिकुलर्स भी होंगे, और ये सेकंड लास्ट कॉलम है हेड ऑफ़ अकाउंट। तो हेड ऑफ़ अकाउंट में G06103 ये एजुकेशन के लिए भी और अदर देन एजुकेशन के लिए भी यही हेड है जिसमें आप अपना जीपी फ़ंड डिपॉज़िट करवाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जीपी फ़ंड एडवांस जो रिफ़ंडेबल किसी शख्स ने लिया था और उसने चलान के ज़रिए बैंक में पैसे जमा करवा दिए, तो उससे वेरी नेक्स्ट पेरोल में वो दोबारा से अपना प्रोसेस कर सकता है रिफ़ंडेबल जीपी फ़ंड लेने का। हाँ, अगर उसने नॉन रिफ़ंडेबल लिया था, जैसे मैंने पहले कहा 45 ईयर्स की अगर सर्विस है तो फिर वो नॉन रिफ़ंडेबल ले सकता है। तो अगर उसने वो सारे बैंक के ज़रिए पैसे जमा करवा दिए तो फिर उसको नया नॉन रिफ़ंडेबल एडवांस लेने के लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा। 1 साल का गैप होना चाहिए। अगर वो नॉन रिफ़ंडेबल लेता है, जब कभी भी लेता है, तो उसमें से उसकी ज़कात भी 2.5% डिडक्ट होगी। नेक्स्ट है जी जीपी फ़ंड एडवांस लेने का प्रोसीजर क्या है।
सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में जाके जो शख्स भी जीपी फ़ंड को डील कर रहा है उससे आपने जीपी फ़ंड की स्लिप लेनी है। एक बात का ख्याल कीजिएगा कि जब भी आपने जीपी फ़ंड की स्लिप लेनी है उस शख्स से आपने कहना है कि मेरा अपडेट करके मुझे दे। अपडेशन के बगैर आपने स्लिप नहीं लेनी। नॉर्मली होता ये है कि वो लोग अपडेट करके ही देते हैं, लेकिन किसी वजह से कोई उनसे रह भी सकता है, तो आप उन्हें उसे कहना है कि जीपी फ़ंड अपडेट करके मुझे वो स्लिप बना के दे। अब ये स्लिप किस तरह की है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जीपी फ़ंड की स्लिप है। यहाँ ऊपर ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस लिखा होगा जो ज़िला होगा, आगे ईयर 2021, 22, 23 जो कोई भी है, फिर यहाँ उसका पर्सनल नंबर होगा, उसका नाम आ जाएगा एम्प्लॉई का, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और जो इस साल की कटौती अभी तक हुई है वो उसको जमा करेगा और यहाँ इक्वल्स कर देगा। उसके बाद नीचे वहाँ अकाउंट ऑफिसर की स्टैंप और सिग्नेचर्स होंगे। तो ये तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जीपी फ़ंड की स्लिप आपने अकाउंट ऑफिस से बनवानी है, ये पहला काम है। दूसरा काम है कि इस स्लिप को लेके, जीपी फ़ंड की स्लिप को लेके और साथ आपने अपनी मौजूदा पे स्लिप लगानी है, ठीक है जी। और तीसरी जीपी फ़ंड की एप्लीकेशन लगानी है। ये जीपी फ़ंड की एप्लीकेशन और ये एफिडेविट पर स्टैम्प पेपर का जो एफिडेविट है उसके ऊपर जो तहरीर है वो भी, और भी जो फॉर्म यहाँ भी मैं डिस्कस करूँगा, ये सारे के सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। और ये सॉफ्ट कॉपी होगी, वर्ड की फ़ाइल होगी, आप लोग इसको ईज़िली एडिट कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको मैं यहाँ नीचे लिंक में दे भी दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको जीपी फ़ंड की एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि जीपी फ़ंड की एप्लीकेशन आपने किस तरह से बनानी है। ये जी उर्दू में लिखी हुई है, बखिदमत जनाब। यहाँ अपने डीडीओ को आपने एप्लीकेशन देनी है। अगर कोई गज़टेड ऑफिसर है और एजुकेशन डिपार्टमेंट का है तो उसने सीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के नाम लिखनी है और ये उन्वान लिखना है और नीचे यहाँ उसकी तहरीर है। ये सारा कुछ आपको मैं यहाँ लिंक में दे दूँगा। इस तहरीर में आपने रीज़न बतानी है कि भी आपको किस पर्पज़ के लिए जीपी फ़ंड चाहिए। एक बात याद रखिएगा, अगर आप ज़ाती वजूहात लिख देते हैं कि मुझे अपनी ज़ाती किसी वजह के लिए जीपी फ़ंड चाहिए, फिर आपको 80% नहीं मिल सकता, फिर आपको 50% मिलेगा। इसलिए आप कोई ऐसी सॉलिड रीज़न लिखें, जैसे कि मकान आपने कोई परचेज़ करना है या अगर लिया हुआ तो उसकी मेंटेनेंस करनी है या उसमें कोई एक्सटेंशन करनी है, तो इस तरह का कोई पर्पज़ बताएंगे तो फिर आपको 80% मिल जाएगा। तो इसमें ये एप्लीकेशन है, इसको आपने एडिट कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको इंग्लिश की भी एप्लीकेशन दिखाता हूँ। अगर कोई इंग्लिश में अप्लाई करना चाह रहा है तो यहाँ पर देखें, ये रिफ़ंडेबल का मैंने अभी फॉर्म आपके सामने खोला है। आप ये जीपी फ़ंड की एप्लीकेशन है और यहाँ आपने अपना पर्टिकुलर्स देने हैं, अपना बेसिक डाटा देना है और आपने यहाँ नीचे एंड पे आके अपनी रीजंस और कितनी अमाउंट निकलवाना चाह रहे हैं, बेसिक पे क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। ये रिफ़ंडेबल के लिए है और ये नॉर्मली गज़टेड एम्प्लॉयज़ के लिए है। उसके अलावा ये भी रिफ़ंडेबल की ही है और यहाँ पर नॉन रिफ़ंडेबल का भी फॉर्म मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो पहली बात तो ये होगी कि आपने स्लिप लेके जीपी फ़ंड एप्लीकेशन आपने साथ लगानी है, उसके साथ मैंने बताया कि पे स्लिप लगानी है और साथ 100 के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट देना है। वो एफिडेविट की तहरीर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लाजमी मिलेगी। ये देखें जी, ये उर्दू में तहरीर है, ये स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने प्रिंट करवानी है। ये बयान हल्फी है कि जी मैं फ़लाँ शख्स हूँ, मैं यहाँ फ़लाँ जगह रहता हूँ, ये मेरा स्कूल है अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, ठीक है जी। ये मेरा पर्सनल नंबर है और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, CNC नंबर ये है, मेरी बेसिक पे इतनी है और मेरा ये बेसिक सी अपनी इन्फॉर्मेशन आपने इस पर देनी है। ये एफिडेविट हो गया। तो सबसे पहली बात स्लिप लेनी है, फिर उसके बाद अपनी पे स्लिप और वो जीपी फ़ंड की स्लिप, साथ जीपी फ़ंड की एप्लीकेशन और एक 100 रुपीज़ का
स्टैम्प पेपर, और इसके साथ आपने अपना CNIC की कॉपी भी इस सारे के सारे केस के साथ अटैच करनी है। अब ये आपने सबमिट करवानी है अपने DDO को। अगर तो कोई सपोज कर लें एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई नॉन गस्टेड एम्प्लॉई है और वो किसी डिप्टी के अंडर काम कर रहा है, तो उसने अपने पहले डिप्टी को या अपनी डिप्टी को सबमिट करवानी है। डिप्टी उसको फॉरवर्ड करेगी DO को, DO ऑफिस में। तो DO चूँकि उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, तो फिर वहाँ पर से DO क्या करेगा, एक सैंक्शन लेटर उसके नाम का इशू करेगा। सैंक्शन लेटर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह का होगा। ये सैंक्शन लेटर है जी, सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ GP फंड एडवांस रिफंडेबल। ये फ़लाँ फ़लाँ जी, ये कोई शख्स है और ये उसका इतना टोटल बनता है और इसका आप 80% इतना बनता है। आप ये इसमें से अगर वो 80 का 80% लेना चाहे तो 80%, या जितना वो लेना चाहे तो वो उसने यहाँ पर बताना होता है कि मैंने इतने पैसे निकलवाने हैं। तो उसकी कितनी किस्तें होंगी ये भी सारा कुछ सैंक्शन में लिखा होगा। तो ये सैंक्शन जब हो जाती है DDO की तरफ से, ये देखें ये 3 पॉइंट हमारे हो गए। फिर अब सबमिट द सैंक्शन लेटर इन डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस। इस सैंक्शन को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में आप बजाते खुद भी जमा करवा दें, लेकिन एक कॉपी जब DDO इसकी सैंक्शन करता है तब भी अकाउंट ऑफिस को एक कॉपी भेजी जाती है। लेकिन वो डाक का निज़ाम हमारा इस तरह का है, तो आप पर्सनली भी जाके अपने बाय हैंड भी वहाँ ले जा सकते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में जमा करवाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, एक कन्फर्मेशन लेटर बना के उसी DDO को वापस भेजते हैं जिस बंदे ने वो सैंक्शन की होती है। लेकिन ये स्टेप बिल्कुल फजूल है, इसके बगैर भी हो जाता है। अगर आपकी सैंक्शन हो गई है तो आप अपना बिल बना के वो जमा करवाएं, इस कन्फर्मेशन की सच ज़रूरत नहीं है। तो कुछ अकाउंट ऑफिस में ये प्रैक्टिस है कि कन्फर्मेशन बनती है, फिर कन्फर्मेशन को जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी थी वो उसको कन्फर्म करती है, उसके बाद आप अपना बिल बनाते हैं। तो एक तो बात ये होगी कि इसके बगैर भी जैसी सैंक्शन हो जाए आप उसी वक्त अपना बिल बना के, और साथ जो उसके फॉर्म है GP फंड के, और अगर आप नॉन गस्टेड एम्प्लॉई हैं तो फिर सर्विस बुक, या अगर पुलिस डिपार्टमेंट से हैं तो सर्विस रोल, ये आपने साथ उसके जमा करवाना होता है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अभी ये जो बिल है वो बिल भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बिल आपने किस तरह से बनाना है। और ये जो फॉर्म 5 का मैंने यहाँ जिक्र किया हुआ है, फॉर्म 5 है अगर आपने रिफंडेबल GP फंड लेना है, और फॉर्म 6 है अगर नॉन रिफंडेबल लेना है। हाँ, अगर कोई शख्स अपना फाइनल GP फंड लेना चाह रहा है, वो रिटायर हो चुका है, तो फिर उसके लिए फॉर्म 10 होगा। तो 3 फॉर्म है, फॉर्म 5, फॉर्म 6, फॉर्म 10, तो वो उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको अभी ये फॉर्म 5 भी दिखाता हूँ, फॉर्म 6 भी, और उसके साथ जो बिल जैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गस्टेड का अलहदा से या नॉन गस्टेड का अलहदा से, ये सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं आपको ना एक दफ़ा ये यहाँ से दिखाता हूँ। ये जी नॉन गस्टेड का बिल है जो आपने जमा करवाना है। सबसे ऊपर देखिए स्कूल का नाम लिखा हुआ है, एजुकेशन का तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ नेम आ गया, उसके बाद यहाँ मंथ आ गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट आ गई कि कितनी अमाउंट है, ठीक है, टोटल में जो आप क्लेम करना चाह रहे हैं बिल। तो यहाँ ग्रॉस भी वही होगा, अगर तो आप नॉन रिफंडेबल ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर डिडक्शन भी 2.5% हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये रिफंडेबल है तो इस वजह से ये यहाँ भी वही अमाउंट आ जाएगी। फिर यहाँ आप फिगर्स के अलावा वर्ड्स में भी लिखेंगे और यहाँ DDO सिग्नेचर करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर डिप्टी के अंडर स्कूल है तो फिर डिप्टी के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, ठीक है जी। तो ये था नॉन गस्टेड का बिल। अब मैं आपको गस्टेड एम्प्लॉय का बिल भी दिखाता हूँ कि वो किस तरह से फिल करना है। ये जी गस्टेड एम्प्लॉय का बिल है, ठीक है। ये वर्ड की फ़ाइल है सारी, यहाँ नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, DDO कोड आ जाएगा, पर्सनल नंबर आ जाएगा, और फिर यहाँ आपने उसकी अमाउंट लिखनी है। और उसके बाद अगर यहाँ उसने कोई रिफंडेबल है तो 2.5% उसकी ज़कात भी कट जाएगी,
और टोटल डिडक्शन के बाद ये नेट अमाउंट आ जाएगी, यहाँ उसने अपने साइन कर देने। ये तो है बिल। अब बात आती है फॉर्म 5 और फॉर्म 6 की कि वो किस तरह का होगा। जो आपने इसके साथ बिल साथ लगाना है, फॉर्म 5 या 6 लगाना है, और साथ आपने अपनी सैंक्शन लगा देनी है या शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी साथ लगा देनी है। इसके अलावा कुछ भी साथ नहीं लगाना। चलो फॉर्म 5 या 6 आपको मैं दिखाता हूँ। ये जी फॉर्म 5 है, देखें ऊपर मेंशन भी है टेम्परेरी लोन्स एडवांस फॉर्म। तो यहाँ पर आपने एक तो पहली बात है यहाँ वो स्कूल का नाम आ जाएगा और फिर यहाँ पर मंथ आ जाएगा। उसके बाद ये डीडीओ कोड आपने लिखना है। डीडीओ कोड के बाद यहाँ पर्सनल नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद उसका नेम आ जाएगा, नेम के बाद उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, डेजिग्नेशन के साथ यहाँ CNAC नंबर लिखा जाएगा और यहाँ पर्सनल नंबर एक दफ़ा फिर रिपीट हो जाएगा। और ये GP फंड का अकाउंट नंबर अगर कोई है, ठीक है, यहाँ उसका जो स्केल है वो लिखा जाएगा। तो ये 0368 अकाउंट ऑफिस से रिलेटेड है, ये उनका कोड है, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर 100% कितना बन रहा है, उसका 80% कितना बन रहा है वो यहाँ लिखना है, और ज़कात कितनी कट रही है वो यहाँ लिखनी है, और वो लेना कितनी चाह रहे हैं तो वो यहाँ अमाउंट ऑफ लोन में यहाँ पर आ जाएगा कि इन्होंने कितना एडवांस लेना है। उसके बाद नेट भी यहाँ पर आ जाएगा, चूँकि ये नेट तब है अगर यहाँ ज़कात माइनस हो, तो चूँकि वो ज़कात नहीं होगी तो फिर वो उतना ही यहाँ पर आ जाएगा। फिर रिकवरी का रेट क्या होगा वो यहाँ लिखना है कि कितनी रिकवरी पर मंथ होनी है, वो सेम यहाँ पर भी लिख देनी है, ठीक है। और यहाँ एम्प्लॉई के स्पेसिमन सिग्नेचर होंगे, यहाँ 3 सिग्नेचर होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, यहाँ 3 सिग्नेचर होने हैं। और फिर यहाँ पर अगर तो उसका जो डीडीओ है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था डिप्टी का, अगर अंडर वो काम कर रहा है या कर रही हैं तो यहाँ डिप्टी के सिग्नेचर होने हैं। अगर वो बंदा गस्टेड है तो उसके अपने सिग्नेचर होने हैं, फिर उसको किसी सिग्नेचर करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना बिल पे ज़रूरत है और ना इस फॉर्म 5 पे या फॉर्म 6 पे है। तो ये सारे का सारा आपने अकाउंट ऑफिस में जमा करवा देना है, और अकाउंट ऑफिस वाले तकरीबन हर मंडे GP फंड कुछ ज़िला में पेरोल चलता है, उसके अलावा कुछ जैसे जैसे वहाँ नॉर्मल प्रैक्टिस है उस हिसाब से वो आपका नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे। फॉर्म 6, ये फॉर्म 6 है, इसमें भी कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, आलमोस्ट वही चीज़ें हैं और वही डाटा आपने भी यहाँ ऐड करना होता है। तो इस तरह से आप ये सारे फॉर्म वगैरह फिल करते हैं और आपका GP फंड केस सारा तैयार हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, अगर कोई दोस्त अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको अपने डाटा के साथ साथ अपना GP फंड की इनपुट शीट भी मंगवानी होती है अकाउंट ऑफिस से। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि 2013 के बाद जो लोग ट्रांसफ़र हुए हैं उनको इनपुट शीट मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, उनका GP फंड उनके डाटा के साथ ही ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर 2013 से पहले कहीं किसी ज़िले में सर्व किया तो उन्होंने अपना GP फंड मंगवाना है। अब वो GP फंड का एक फॉर्म है, वो उन्होंने फिल करना है और फिर उसके बाद उसको अकाउंट ऑफिस से स्टैंप करवा के फिर भिजवाना है। वो फॉर्म ये है, इसको GP फंड का परफॉर्मा कहा जाता है। ये भी मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी वर्ड की फ़ाइल की दे दूंगा। इसमें आपने नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है और अपना वो GP फंड का अकाउंट नंबर और कब से कब तक आप रहे हैं वो पीरियड आपने यहाँ मेंशन करना है, ठीक है जी। तो कहाँ मंगवाना चाह रहे हैं, यानी कि अभी आप करंटली कहाँ सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ का उस ज़िले का नाम भी लिखना है। तो फिर अकाउंट ऑफिस वाले इस तरह करके यहाँ एक स्टैंप लगा देते हैं और इसका जो डायरी नंबर और ये सारा कुछ जो कुछ भी उनका होता है हाफ मार्जिन वो यहाँ से लगा के वो इसको उस ज़िले को भेज देते हैं जहाँ से इन्होंने GP फंड मंगवाना हो, ठीक है जी। तो ये वो फॉर्म है उन लोगों के लिए जो एक ज़िले से अपना GP फंड मंगवाना चाह रहे हैं। लास्ट में एक बात मज़ीद आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि वो सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर हो जाते हैं, अब रिटायरमेंट पर अगर वो इंटरेस्ट अप्लाइड था उनके GP फंड पे,
अब वो रिटायर हुए हैं, सपोज़ कर लें कि मैं कहूँ कि वो मार्च में बंदा रिटायर हुआ है, किसी भी साल में मार्च में। अब लेट्स से कि मार्च 22 की बात करते हैं। अब उसके जीपी फंड पे जो इंटरेस्ट लगा वो तो जून 2021 तक लगा, क्योंकि जो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 का रेट है वो तो उसकी रिटायरमेंट के बाद अनाउंस होना है। इस वजह से उस बंदे की जो सर्विस है वो 9 माह का जीपी फंड इंटरेस्ट वाला भी रहता है। अगर उसने अपना फाइनल जीपी फंड ले लिया था तो अब वो 9 माह का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भी अपना क्लेम कर सकता है। तो ये सब लोगों को नहीं पता इस बात का। अगर किसी शख्स का रिटायरमेंट के बाद कुछ पीरियड रहता है और उसने इंटरेस्ट अप्लाइड करवाया हुआ है तो वो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एप्लीकेशन दे के वो ले सकता है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको जीपी फंड के हवाले से बड़ी डिटेल में समझा दिया है। अगर किसी की फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो वो वहाँ नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।